हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का ये आपका 5 चैप्टर है, जो कि आपका कौन सा वाला है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बिना किसी देरी के अब इसको हम शुरू करते हैं। हमने इसमें जहाँ तक मुझे याद है 4 या 5 पार्ट हमने कर लिए, वो मैं देख के डाल दूंगी। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही था, जो हर्शी एंड चेज वाला जो एक्सपेरिमेंट है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के उसको शुरू करते हैं। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए है, वो हमें किससे मिलता है? एक्सपेरिमेंट अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस 1952, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दे वर्कड विद वायरसेस, इन्होंने बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस के साथ काम किया है, जो एक तरीके का वायरस होता है जो कि आपके बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, उनको इन्फेक्ट करता है। अब इन्होंने क्या किया था कि जो बैक्टीरियोफेज है या फाज है, बहुत से लोग फाज और फेज, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अब जो बैक्टीरियोफाज है उसको बैक्टीरिया से अटैच कर दिया और जो जेनेटिक मटेरियल फिर बैक्टीरियल सेल में एंटर करवाया, और जो बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट वॉज इट्स ओन। अब जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या करेगा, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसको अपने की तरह ट्रीट करेगा कि ये उसी का है, और बहुत सारे वायरस पार्टिकल बना देगा। तो हर्शी चेजे जो हैं वर्कड टू डिस्कवर कि वो प्रोटीन है या डीएनए है वायरस से जो आपका बैक्टीरिया के अंदर एंटर हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उन्होंने कुछ वायरसेस को एक मीडियम पे ग्रो करवाया, और जिसमें कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कोई चीज़ वो जो बहुत रेडिएशन एमिट करती है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस उन्होंने क्या किया कि आप मान लो कि उन्होंने कुछ वायरसेस को ऐसे करके इसमें ग्रो करवाया। ठीक है, तो इन्होंने जो मीडियम दिया था उसमें इन्होंने क्या लिया था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो इन्होंने फॉस्फोरस लिया था लेकिन वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और कुछ सम अदर ऑन अ मीडियम, और कुछ दूसरे मीडियम में जिसमें इन्होंने सल्फर लिया था, रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि एक चीज है कि जो वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, अब जिनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया गया है उनमें हमें रेडियो एक्टिव डीएनए देखने को मिलेगा, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिलेगा। क्योंकि जो डीएनए है उसमें आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए में आपका प्रोटीन पाया जाता है, सॉरी, डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं पाया जाता। और वैसे ही जो वायरसेस को आपका रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो करवाया गया उनमें हमें प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव मिलेगा लेकिन डीएनए नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डीएनए में सल्फर नहीं होता, फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें उसको आपको ध्यान से देखना है। और रेडियो एक्टिव फेजेस, अब जो उन्होंने ग्रो करवाया था रेडियो एक्टिव जो फेजेस थे, जो बैक्टीरियो फेजेस हैं, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो जाके इकोलाई से अटैच हों। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, और जैसे जैसे फिर इन्फेक्शन आगे बढ़ा, अब जो वायरल कोट है वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। जैसे मिक्सी होती है ना, उसमें फिर ब्लेंड करके वैसे एजिटेट करना, जो एक डिवाइस जो कि ऐसे गोल 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 करके, मतलब एक तरीके से वायरल कोट को रिमूव किया गया बैक्टीरिया में से। और जो वायरस पार्टिकल हैं उनको सेपरेट किया गया फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज। अगर आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूज आपके अगर लैब वगैरह में वो होता है जिसमें कि छोटी छोटी ट्यूब्स आते हैं, वो डाल के फिर उसमें भर के फिर वैसे गोल 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 घूमता है। ठीक है, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस, अब वो बैक्टीरिया जिनको हमने उन वायरसेस से इन्फेक्ट कराया जिसमें कि रेडियो एक्टिव डीएनए है, वो बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव निकले। तो इससे ये इंडिकेट हुआ कि जो डीएनए है वही वो मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में पास हुआ है, और वो बैक्टीरिया जिनको हमने उस वायरस से इन्फेक्ट कराया था जिसके प्रोटीन्स रेडियो एक्टिव थे, रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, वो रेडियो एक्टिव नहीं निकले, क्योंकि प्रोटीन्स आपका नहीं है जो ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट क्या हो रहा है? डीएनए हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन जो है वो वायरस से बैक्टीरिया में एंटर नहीं हुआ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में पास हुआ। अब पूरे को समराइज करते हुए यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है?
फेज या फाज, बैक्टीरियोफाज है जो बेसिकली वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसमें अगर ये आप बाहर का देखेंगे पूरा लाल कर रखा है, तो इसमें जो रेडियो एक्टिव जो है ना सल्फर, वो आपका प्रोटीन कैप्सूल, प्रोटीन है इसमें, मतलब ये प्रोटीन की कोट पहना है ना, तो ये प्रोटीन वाला है आपका। और इसके बाद जो इस वाले में है, इसमें रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए है। तो अब हमें यही तो देखना है कि डीएनए ट्रांसमिट हुआ है या ये प्रोटीन ट्रांसमिट हुआ है। तो इसमें कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन, तो सबसे पहले अटैच करवाया गया, फिर उसके बाद दूसरा है ब्लेंडिंग, ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, ये स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद ब्लेंड करके प्रोटीन कोट को रिमूव करवाया गया, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, हमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली उस सेल में जिसका प्रोटीन हमने मतलब जो वायरस था वो आपका प्रोटीन वाला था रेडियो एक्टिव, और बल्कि हमें रेडियो एक्टिविटी सेल्स में मिली जिसका डीएनए आपका रेडियो एक्टिव लेबल था, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि आपका जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए वर्सेस आरएनए, कि आखिर क्या ऐसा डीएनए में है जो आरएनए में नहीं है, या आरएनए में ऐसा क्या है जो डीएनए में नहीं है, वो हम देखते हैं। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर, अब जो ये डिस्कशन चलती हुई आ रही थी इससे एक चीज तो क्लियर हुई, जो डिबेट थी प्रोटीन्स वर्सेस डीएनए में कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, अब वो आपका प्रॉपरली रिजॉल्व हो गई है हर्शी चेजे एक्सपेरिमेंट से, और ये आपका एक फैक्ट बन गया है कि डीएनए ही है जो आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। हालांकि इट इज सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट, मतलब ये चीज क्लियर हो गई है कि कुछ वायरसेस में, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि अगर आपने टोबैको मोज़ाइक वायरस 11th क्लास में, क्यूबी वायरस एक्सेट्रा, बहुत सारे वायरसेस हैं जिनमें हो सकता है आरएनए भी। आंसर टू दिस सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज कि क्यों, वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अभी हम आगे देखेंगे। तो इसमें है कि क्यों जो डीएनए है वो आपका प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, और वहीं पे जो आरएनए है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, मैसेंजर, अडेप्टर, ऐसा पाया गया है, ठीक है, कि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होने की वजह से। अब हम देखते हैं इसको, कैन यू रिकॉल दैट। अब दो केमिकल डिफरेंसेस आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, डीएनए और आरएनए के। तब तक हम आगे चलते हैं। मॉलिक्यूल जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे होता है ना क्राइटेरिया कि हम किसको जेनेटिक मटेरियल मानेंगे, तो वो मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करे वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करे। सबसे पहला क्राइटेरिया कि वो अपना जो रेप्लिका है उसको जनरेट कर पाए, मतलब वो रेप्लिकेशन कर पाए। जैसे हमने सेंट्रल डोग्मा में देखा था डीएनए से डीएनए का बनना, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो वही चीज़ है कि वो इतना काबिल होना चाहिए कि वो अपना खुद का रेप्लिका बना पाए, वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली भी और उसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब म्यूटेशन जो है उसका स्कोप होना चाहिए कि बहुत धीरे धीरे हो, क्योंकि इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। और इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। अगर कोई एग्जामिन करेगा ईच रिक्वायरमेंट एक एक करके, अगर हम हर रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटैरिटी, जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना जिसमें आपका डीएनए आरएनए है उनमें इतनी काबिलियत होती है कि वो अपने ड्यूप्लीकेशंस जो हैं अपने आप को अपना रेप्लिका बना सकते हैं। एंड द अदर मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम, जैसे प्रोटीन है वो पहला ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, प्रोटीन अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। अब जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो इतने इनफ होने चाहिए कि अगर कोई भी अलग स्टेज है लाइफ साइकिल की तो वो उसमें चेंज नहीं होने चाहिए एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए और ये ज़रूरी है। वॉज वेरी एविडेंट इन, जो हमने ग्रिफिथ का देखा था ना इटसेल्फ, कि जो हीट है जिससे बैक्टीरिया विच किल्ड द बैक्टीरिया एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय, उसकी जो कुछ जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इजीली कि डीएनए के अगर केस में देखें तो जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो अगर हम उन्हें हीट से सेपरेट करेंगे ना तो वो वापस पास में आ जाएंगे, अगर उनको हम एप्रोप्रिएट कंडीशन देते हैं तो। और अगर आगे देखें तो 2' OH ग्रुप भी आपका प्रेजेंट होता है हर न्यूक्लियोटाइड में इन आरएनए, जो कि एक रिएक्टिव ग्रुप है, ठीक है। और इससे यही आरएनए को क्या बनाता है,
लेबाइल एंड ईजिली डिग्रेडेबल, और इसी की वजह से आरएनए जो है वो आसानी से डिग्रेड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आप इस लाइन को याद रखेंगे कि 2' OH की प्रेजेंस की वजह से, और वही आपका डीएनए में एब्सेंट होता है, डीऑक्सीराइबो। ठीक है, आरएनए को हम लोग कैटालिटिक भी बोलते हैं, लेकिन ये फिर भी रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर देता है। और वहीं पे जो डीएनए है वो आपका लेस रिएक्टिव होता है, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, अगर हम उसे आरएनए से उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना करें तो। इसीलिए इन 2 न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है, तो आपको ये पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे। इनफैक्ट जो प्रेजेंस है थाइमीन की, हमें पता है कि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में आपका थाइमीन होता है। तो इनफैक्ट जो प्रेजेंस है थाइमीन की यूरेसिल की जगह पे, वो भी एक स्टेबिलिटी देती है डीएनए को। ठीक है, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बोथ आरएनए और डीएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों ही म्यूटेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आरएनए तो अनस्टेबल है, तो वो तो बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, बहुत जल्दी जल्दी अपने उसको बदल लेता है। जैसे ही हमने कोरोना वायरस वाला केस देखा कि कितनी जल्दी जल्दी वो अपनी एक फॉर्म चेंज कर ले रहा है, तो उसकी वजह से जैसे ओमिक्रॉन वायरस हो गया, तो वो एक ही उसी के जो आरएनए है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। जैसे कोई एंटीबॉडीज या कुछ बनी, वैक्सीन बनी, तो फिर वो अपने आप को दूसरी उसके अकॉर्डिंग ढाल लेगा, उससे रेजिस्टेंट हो जाएगा। कंसिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, तो उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, और वो बहुत तेजी से इवॉल्व करके अपनी फॉर्म में चेंज करके फिर एक नए वायरस की तरह उभरते हैं। आरएनए कैन डायरेक्टली कोडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। और डीएनए जो है वो आपका आरएनए पे डिपेंड होता है, ये हमें पता है, क्योंकि हमने जब सेंट्रल डोग्मा देखा था तो हमने देखा था डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, फिर आपका एमआरएनए से उसका प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। अब जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो आपका आरएनए के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और जो अब हमने जो भी ऊपर डिस्कशन किया वो इंडिकेट करता है कि आरएनए और डीएनए दोनों ही आपका कैसे हैं, आपका फंक्शन कर सकते हैं किसकी तरह, जेनेटिक मटेरियल की तरह। लेकिन जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए उसको प्रेफर किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए आपका बेटर है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आरएनए वर्ल्ड से देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अब आप लोग के पेपर आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, बाय।